हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम फिर से आ गए आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेकर, यानी कि आज हम खत्म करने वाले हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अपनी सेकंड बुक। ठीक है, हमारी सेकंड बुक कौन सी है? वो है हमारी वितान भाग 2। तो देखिए आरोह भाग 2 के हमने जितने बहुविकल्पी प्रश्न थे वो तो कंप्लीट किए, साथ ही साथ हमने अति महत्वपूर्ण यानी कि वर्णनात्मक प्रश्नों को भी खत्म किया। उसके बाद हमने शुरू करी अपनी दूसरी बुक, वो थी वितान भाग 2, जिसमें थे आपके 3 अध्याय। तो अभी तक हम पढ़ा चुके हैं 2 अध्यायों को। आज हम लेकर आए हैं तीसरा और अंतिम अध्याय अतीत में दबे पांव, जिसके हम करेंगे करीबन 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अति महत्वपूर्ण क्यों कह रही हूं? क्योंकि पिछले कुछ सालों में पूछे गए प्रश्न तो इसमें सम्मिलित किए ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ नए प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है ताकि आप अच्छे से इन प्रश्नों को समझ सको। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम कर क्या रहे हैं। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी कोर की हमारी पूरक पुस्तिका है वितान भाग 2। इसके तीसरे और अंतिम अध्याय है अतीत में दबे पांव, जो कि एक हम बोलेंगे वृत्तचित्र माध्यम से है, जो क्या कहते हैं पौराणिक ऐतिहासिक इतिहास से संबंधित बोल सकते हैं, जहां पर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें बहुत कुछ बताया गया था। तो इस पर आधारित हम करेंगे आपके वर्णनात्मक प्रश्न। क्यों? क्योंकि इस बुक से हमारे पास अब बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आते, इसलिए हमने नहीं कराया। अब कर रहे हैं कुछ वर्णनात्मक, करीबन 15 वर्णनात्मक प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के कई राज अभी भी दफन है, जो शायद हमेशा दफन ही रहेंगे और उनके बारे में केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं, ऐसा क्यों? देखिए बहुत सारी चीजें निकली जो अजायब घर में रखी गई, अभी भी बहुत सारा काम वहां पे बाकी है। हड़प्पा सभ्यता जो रेल लाइन बिछाए जाने से काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई, उसके हमें कुछ सबूत नहीं मिले। तो अभी भी कहने का मतलब है कि बहुत सारे राज हैं जो अभी अंदर ही हैं, उनको पता करना अभी बाकी है। अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयां मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, जिनमें एक 2 इंच लंबी थी। उन्हें देखकर यह समझा गया कि यह बारीक कशीदेकारी के काम आती रही होगी। नरकती के अलावा मोहनजोदाड़ो के नाम से प्रसिद्ध 2 दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथीदांत और तांबी के सुए भी मिले हैं। जानकार मानते हैं इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी, परंतु दरी का कोई नमूना या साक्ष्य खुदाई में हासिल नहीं हुआ। मतलब उपकरण तो मिल रहे हैं, ये बात है, लेकिन उनसे बनाई गई चीजों का कहीं कोई प्रमाण नहीं, और वह शायद कभी हासिल भी ना हो, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। भाई जितना की गई, अब और करी जाती तो बहुत सारी चीजें मिलती, लेकिन अब बंद है, क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव के क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई। क्योंकि सिंधु नदी वहां से कुछ ही दूर पे है, अब उसको जितना डीप खोदा जा रहा है वो पानी यहां से निकलना शुरू हो चुका है, इसलिए उस खुदाई को रोक दिया गया है, जिससे मौजूदा खंडरों को बचाकर रखना ही अपने आप में बड़ी चुनौती बन गई। अब चूंकि पानी का रिसाव आ रहा है, तो जो खंडर हमने खोद कर निकाले हैं उन्हीं को अब बचा लें, वही बात है। बाकी जो चीजें दबी रह गई सो दबी रह गई। यही कारण है कि खुदाई को बंद किया गया है, और सिंधु सभ्यता के कई राज अभी भी दफन हैं, जो शायद हमेशा दफन ही रहेंगे और उनके बारे में केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। यानी कि सिर्फ हम एजम्पशन कर सकते हैं कि यहाँ पर ये रहा होगा, वहां रहा होगा, क्योंकि अब वहां पर खुदाई करना इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि अगर खुदाई करी गई तो जो अभी खंडर मौजूद हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, क्यों? अब वहां पर चीजें जिस तरीके से बनाई गई हैं, जितनी सुव्यवस्थित तरीके से वहां पर नगर नियोजन किया गया है, वहां पर मिली हुई चीजें जितनी खूबसूरत है, तो ये बताता है कि जब ये सभ्यता सही में रही होगी तो उसकी सुंदरता अपरंपार होगी, वहां की व्यवस्था अपरंपार होगी, है ना। सिंधु घाटी के लोगों में कला और सुरुचि का महत्व ज्यादा था।
वास्तुकला का नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद भाण, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण, सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता की तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। कि मतलब इन्होंने ये सारी चीजें टेक्निक डेवलप तो करी, लेकिन हर चीज में सुंदरता जरूर रखी। कंघी, कंघी में इतनी कलाकारी है, बच्चों के खिलौनों में कलाकारी है, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर कला आपको दिखेगी नहीं? हर एक चीज में कलाकारी है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। यानी कि यहाँ पर कोई राजतंत्र के डर से काम नहीं करता था, किसी धर्म के डर से यहाँ पर कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर सब समन्वय के रूप में, समझदारी के रूप में समाज को उच्च लेकर चलते थे। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत सुंदर है, ये चीज कही गई है। प्रश्न संख्या 3 है, क्यों माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो में अनुशासन तो जरूर था, पर वो अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था? देखिए, वहां पर खुदाई में बहुत सारी चीजें मिली, वहां पर औजार मिले हैं, लोगों के डेली उपयोग करने वाली चीजें मिली हैं, लेकिन किसी तरह के अस्त्र शस्त्र नहीं मिले। क्योंकि देखिए, किसी भी राजतंत्र में अगर राजा है तो जाहिर सी बात है अस्त्र शस्त्र मिलेंगे, वहां पर ऐसे महल, ऐसे प्रासाद मिलेंगे, कुछ ऐसे भवन मिलेंगे जो उच्च होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला कि जो बताता हो कि शासन व्यवस्था का ये राजा का घर है या यहाँ पर ये जो है अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल होते हों। इस तरह का कोई भी चीज नहीं होता है कि वहां पर जो है ताकत के बल पर अनुशासन किया जा रहा था, या ताकत के बल पे वहां पे शासन करके लोगों के बीच जो है वो एक अनुशासन स्थापित किया गया था। अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो हैं, पर हथियार कोई नहीं है। मैंने बोला ना, अस्त्र शस्त्र नहीं है, यानी कि हथियार नहीं है। मोहनजोदाड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। जहां पर राजा का राज्य होता है वहां पर हथियार मिलते हैं, मगर इसमें किसी तरह के हथियार नहीं मिले। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन और सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां, अब इसी के बिल पर उन्होंने अपने एक assumption लगाया कि भाई इस तरीके से शासन वहां होता होगा, ऐसा होता होगा, क्योंकि वहां कोई अनुशासन तो जरूर था, पर वो अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था। वे मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद यहां ना रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर ठप्परों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए थे। यानी कि कुछ तो ऐसा था कि यहाँ पर सब कुछ सुव्यवस्थित था, सब कुछ अनुशासित था, लेकिन वो ताकत के बल पर नहीं था, किसी के डर से नहीं था, कोई धर्म नहीं था। जो कुछ था वो वहां पर लोगों के आपसी समन्वय के साथ था, समझदारी के साथ था, मिलजुल कर सब वो काम कर रहे थे। प्रश्न संख्या 4 है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई में कौन कौन सी चीजें निकली हैं और वे कहाँ हैं? अभी तो हम बहुत कुछ बता चुके हैं कि बर्तन हैं, खिलौने हैं, अनाज है, सुइयां हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं। ये सारी चीजें काफी हद तक तो वहीं पर बनाए गए एक अजायब घर में रखी गई, लेकिन ज्यादातर जो है वो दिल्ली और लाहौर में है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है, जिनको नंबर्स दिए गए, मगर जो मुट्ठी भर चीजें अजायब घर में प्रदर्शित हैं, पहुंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने की काफी है। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद चाक्र पर बने विशाल मृदंग भाण, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तौल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, जो 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार, ये सभी चीजें वहां मिली। और इनमें ज्यादातर चीजें जो हैं वो लाहौर के म्यूजियम में है या दिल्ली के म्यूजियम में है, और इसके अलावा कुछ वहां पे भी एक छोटा सा म्यूजियम बनाया गया है जहां पर वो रखी हुई है। प्रश्न संख्या 5 है, मोहनजोदाड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को कुलधारा की याद क्यों आई?
कुलधारा की याद आई क्यों? इसका रीजन है, देखिए कुलधारा जो है एक पूरा बसा बसाया घर था, लेकिन पूरा खाली पड़ा हुआ, वहां पर कोई नहीं रहता, सिर्फ खंडहर मात्र बना है। तो वो राजस्थान के बीचों बीच है। उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के भी चारों तरफ रेत ही रेत है, ठीक है। और वहां पर भी जो ये खंडहर खोद कर निकाले गए वो सिर्फ खंडहर मात्र बचे हैं, वहां पर कोई भी रहता नहीं। इसलिए काफी हद तक लेखक को कुलधारा और इसको सिमिलर करते देर न लगी। मोहनजोदाड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को कुलधारा की याद आई, क्योंकि वहां भी गांव में घर हैं पर लोग नहीं। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बाशिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। घर खंडर हो गए पर ढहे नहीं, मतलब वहां पर कोई रहता नहीं है, लेकिन अभी भी वो खड़े हैं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो, यानी जैसे अभी कल कोई यहाँ रहता हो और अभी गया। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडरों ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों और शायद शाम ढले लौट आने वाले। तो उसी तरीके से आपको यहाँ जो है मोहनजोदाड़ो में भी लग रहा है। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूंच, कच्ची पक्की ईंटों से कई घर भी आज वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुआ करते थे। तो इसी तरीके से इनको यहां पर भी मिला, इसीलिए इन दोनों को सिमिलर किया। हाँ, अब आते हैं प्रश्न संख्या 6। विशेषज्ञों द्वारा सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता के पतन का क्या कारण रहा? अब बात ये आती है कि जब इतनी उन्नत, इतनी सुशासित, अनुशासित एक सभ्यता थी तो आखिर ये खत्म कैसे हो गई? विशेषज्ञों के दिमाग में इसको लेकर बहुत प्रश्न उठे, तो उन्होंने इसका कुछ जवाब भी दिया है। तो देखिए क्या है। पुरातत्वी शिरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे, परंतु मोहनजोदाड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, कुएं तो मिले हैं पर वहां नहरें नहीं थी। तो यह संभव है कि बारिश उस काल में काफी होती होगी, इसीलिए कुएं भर जाते हैं। इन सभी से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल पहुंच से दूर चला गया हो, यानी कि वाटर लेवल इतना नीचे चला गया कि लोग अब उसे बाहर निकाल नहीं सकते, और पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता का भी पतन। भाई, किसी भी सभ्यता को पनपने, आगे बढ़ने और बने रहने के लिए पानी एक बेसिक नीड है जो होना चाहिए। वैसे तो पास में ही सिंधु नदी बह रही थी, लेकिन तब भी ये सभ्यता जहां बसी थी वहां उसे जल व्यवस्था भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पानी के कुएं बहुत मिले। लेकिन ये लगाया जा रहा है कि जब पानी था तो ये सभ्यता कैसे उजड़ी, तो उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जो पानी की व्यवस्था थी इसमें पानी ही प्रचुर मात्रा में नहीं रही कि सबकी जरूरतों को पूरा कर पाती, इसीलिए ये सभ्यता नष्ट हो गई। प्रश्न संख्या 7 है। कैसे अंदाजा लगाया गया कि मोहनजोदाड़ो का वातावरण आज के वातावरण से अलग था? वहां के जो खंडहर मिले, वहां के दरवाजे, वहां की खिड़कियों, इन सब से कहीं ना कहीं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मोहनजोदाड़ो के किसी घर में खिड़कियां या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। ठीक है, खिड़कियां बनती है ना तो उसके आगे ऐसे करके थोड़ा बनाया जाता है, शेड बनाया जाता है, वो नहीं है। अक्सर गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है, और खास तौर से जो घर बहुत ही गर्म इलाके में हो, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को आप अभी देखो तो वो रेगिस्तान में है, तो जाहिर सी बात है अगर उनमें छज्जे नहीं मिले हैं तो उस समय ये रेगिस्तान नहीं रहा होगा। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी। मोहनजोदाड़ो की जानी मानी मोहरों में पशुओं के चिन्ह हैं, जैसे शेर, हाथी और गैंडा। इस मरुस्थल में ऐसे जानवर नहीं रह सकते, अब हो ही नहीं सकते, तो यानी रेगिस्तान में ये कहां से आएंगे, नहीं हो सकते। इससे यह अंदाजा लगाया कि उस वक्त यहाँ जंगल भी रहे होंगे। इन सभी तथ्यों से स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। इससे अंदाजा लगाया गया कि मोहनजोदाड़ो का वातावरण आज के वातावरण से अलग रहा होगा, क्योंकि देखिए वो काला पड़ा गेहूं भी मिला है, तो गेहूं का मतलब क्या है, वहां पर खेती भी होती थी,
है ना। तो ये सारी चीजें बता रहा है कि ये कभी बहुत ही हरा भरा और संपन्न इलाका हुआ करता था, जो समय के साथ जो है काफी हद तक बदल गया। आज रेगिस्तान है, मगर जब ये सभ्यता थी तो उस समय यहाँ पर हरे भरे जंगल रहा करते होंगे। प्रश्न संख्या 8 है, मोहनजोदाड़ो में खंडरों की दूसरी मंजिल भी रही होगी। इसका अंदाजा कैसे लगाया गया? क्योंकि अगर आपको दूसरी मंजिल बनानी है तो पहली मंजिल की दीवारें वहां पर मोटी और उन दीवारों के बीच कहीं ना कहीं होल है जो दूसरी मंजिल को बनाने के इशारों को बताते हैं। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। हल्का मतलब एक इलाका। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। सभी घर ईंट के हैं, सब पत्थर के बने हैं। सभी भट्टी में पकी हुई एक ही आकार की ईंटें 1:2:4 के अनुपात की है। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हूं, यानी दूसरी मंजिल पर। हालांकि सभी घर खंडर हैं और दिखाई देने वाली चीजों में हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक अजम्पशन है कि दीवारों की कंडीशन देखकर हम ये पता लग रहे हैं कि इसके ऊपर दूसरी मंजिल रही होगी, जो समय के साथ हट गई। दूसरी चीज, उनमें होल्स मिले हैं जो दूसरी मंजिल खड़ी करने के इशारे हो सकते हैं। अब चूंकि खिड़की नहीं है तो अंदाजा लगाया जाता है कि भाई दरवाजे के बगल में खिड़की होती है, कौन आया ये देखने के लिए। तो ये बात है कि ऊपर से देखा जाता होगा, क्योंकि नीचे जो है वो सर्वेंट्स के लिए घर होता होगा। तो ज्यादातर लोग समय ऊपर रहते होंगे, इसलिए ऊपर से झांक कर ये चीजें देखते होंगे। तो ये कुछ सिर्फ अंदाजे हैं जो लगाए जा रहे हैं। कुछ घरों के ऊपर की मंजिल के निशान हैं पर सीढ़ियां नहीं है। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही होंगी जो समय के साथ नष्ट हो गई। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं, जहां शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते हों। छोटे घरों की बस्ती में छोटी सकरी सीढ़ियां हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसी जगह की तंगी की वजह से होता है। कम जगह में जो ऊंची ऊंची सीढ़ियां बनती है, बताते हैं कि जगह उतनी नहीं थी इसलिए ऊंची ऊंची सीढ़ियां बना दी जाती हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ करीबन 700 से ज्यादा कुएं मिले हैं, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कुंड मिले हैं, तो निकासी का जो व्यवस्था है पानी की वो भी बहुत उत्तम है। तो इसी वजह से इसको जल संस्कृति कहा जा सकता है। मोहनजोदाड़ो में इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पक्की हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल को तक पहुंची। यानी कि इससे पहले तो जो संस्कृतियां मिली हैं वो सभी नदी के किनारे ही मिली, तो वहां से नदी के पानी से अपनी जरूरत पूरी करते थे। लेकिन ये सभ्यता ऐसी है जो जमीन खोद के जमीन के पानी का उपयोग कर रही थी। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदाड़ो में 700 के करीब कुएं मिले थे। सिर्फ मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की बात हम नहीं कर रहे, सिर्फ वहां पर 700 कुएं मिले। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी, इन सभी को देखते हुए विशेषज्ञ की माने तो सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं कि ये एक अच्छी उत्तम जल संस्कृति है, ये कहा जा सकता। प्रश्न संख्या 10 है, विशाल कोठार के इस्तेमाल के बारे में क्या अंदाजा लगाया गया है? कुंड की दूसरी तरफ एक बहुत विशाल कोठरी है, अब वो किस काम आती होगी? ये क्या इसका विशेषज्ञों ने क्या अंदाजा लगाया और किस बेसिस पे लगाया? कुंड की दूसरी तरफ विशाल कोठार है। इन कोठारों में शायद कर के रूप में हासिल अनाज जमा किया जाता होगा, यानी कि जो अनाज आता है उसे रखा जाता होगा। ये अंदाजा इसके निर्माण रूप को खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर लगाया गया, यानी कि वहां हवा आने जाने का जो प्रबंध है, उसकी चौकसी के लिए जो प्रबंध है, उससे ये अंदाजा लगाया। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहां से बैलगाड़ियों से में इस अनाज को लाया या ले जाया जाता होगा। बैलगाड़ी आने जाने का निशान कैसा है? क्योंकि वहां रास्ते पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। बैलगाड़ियों के प्रयोग के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं कि यहाँ पर बैलगाड़ी इस्तेमाल होती होगी, क्योंकि वहां पर उनकी जो सड़क है जो पत्थरों से बनी है उन पर बैलगाड़ी के निशान मिले हैं। प्रश्न संख्या 11 है, सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी, ये कैसे साबित हो सकता है?
क्योंकि पर वहां पर मिले हुए जो अनाज है उससे ये साबित होता है, जो वहां पर औजार मिले हैं इससे सब, क्योंकि शुरू शुरू में ये लगाया जाता था कि यहाँ खेती नहीं होती थी, लेकिन पानी की इतनी व्यवस्था, काला पड़ा अनाज, औजार, ये सारी चीजें बताते हैं कि ये लोग खेती करते थे। सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी, परंतु कई वर्षों तक यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न नहीं उगाते। पहले ये माना जाता था कि वो नहीं उगाते, बल्कि दूसरी जगह से उनका आयात करते थे। परंतु नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूलन साबित कर दिया। अब ये नई खोज क्या थी? बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी, यानी कि यहाँ पर खेती बहुत ज्यादा होती थी और पशु का पालन भी होता था। वहां लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे, जिनमें कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। अब खुदाई में ये सारी चीजों के अंश मिले हैं, इसी से वो लोग अजम्पशन लगा रहे हैं कि यहाँ पर ये खेती हुआ करती थी। वह सभ्यता का तर युग था। सत्तर युग मतलब कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पानी था, खेती थी, हरियाली थी, जानवर थे, सब कुछ था, इसीलिए इसे तर युग कहा गया। धीमे धीमे सूखे में ढल गया, यानी कि पानी धीरे धीरे खत्म होने लगा। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी की उपज होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले। अब कपास होता था ये कैसे पता? क्योंकि कपड़ा मिला है, इससे पता चल रहा है। बीज नहीं मिले हैं लेकिन कपड़ा मिला है और उन्हें परखा भी गया है। कपास की खेती का अंदाजा वहां पर सूती कपड़ा मिलने से किया गया है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा वर्ष पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला है। तो एक सिंधु घाटी सभ्यता में मिला और एक जॉर्डन में मिला है। तो ये सबसे 2 पुराने जो हैं कपास के नमूने, हमको सूती कपड़ों के नमूने मिले हैं अभी तक। प्रश्न संख्या 12 है, मोहनजोदाड़ो की नगर नियोजन को अनूठी मिसाल के तौर पर क्यों समझा जाता है? वहां पर इस तरीके से व्यवस्था की गई है, कहते हैं ना पहले प्लान करके सिटी बनाई गई है, तो वहां पर पानी के लिए, निकासी के लिए जो नालियां हो, घर को बनाने का तरीका हो, चाहे स्नानागार में जो स्नानागार बनाए गए उन सब का दरवाजा एक दूसरे के सामने ना खुले, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो ये बताता है कि वो एक अनूठी नगर नियोजन व्यवस्था थी। नगर नियोजन को मोहनजोदाड़ो की अनूठी मिसाल के तौर पर समझा जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां की नगर नियोजन व्यवस्था से आज के आर्किटेक्ट जो हैं वो बहुत सारे नगरों को डेवलप कर रहे हैं, जिनमें एक जीता जागता सबूत भारत के चंडीगढ़ का है, ठीक है, जिसे एक हम प्लान सिटी कहते हैं, प्लान कर कर बनाई गई सिटी। क्योंकि यहाँ की इमारतें भले ही खंडरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडर काफी है। यहाँ की कमोवेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज के सेक्टर मार्क कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है। आप आजकल के देखेंगे यहाँ सड़क निकाल दी, वहां सड़क निकाल दी, लेकिन वहां पर हर चीज से सीधी है या आड़ी है सड़कें। कोई भी ऐसे करके, इधर करके, वैसे करके सड़कें नहीं बनी। तो बहुत ही अच्छी नगर नियोजन व्यवस्था थी, ये हम कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, क्या मोहनजोदाड़ो में निम्न वर्ग नहीं था? ऐसा प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि वहां पर निम्न वर्ग जैसी कोई बस्तियों के कोई अवशेष मिले ही नहीं। उच्च घर, निम्न घर, ऐसा कुछ वहां पर मिला ही नहीं। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। पूर्व की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाए तो मोहनजोदाड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देते हैं। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है, जो लोग काम करने वाले। हर संपन्न समाज में वर्ग में तो होते ही हैं और संभव है मोहनजोदाड़ो में भी होंगे, यानी कि संपन्न वर्ग भी है और कामगार वर्ग भी है। लेकिन क्या मोहनजोदाड़ो में निम्न वर्ग नहीं था?
क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो निम्न वर्ग के घर इतने मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सके। यानी कि उन लोगों के घर रहे होंगे लेकिन इतने मजबूत नहीं कि 5000 साल बाद भी उसके अवशेष मिल पाए, मे बी शायद वो डिस्ट्रॉय हो। और संभव है कि उनकी बस्ती गढ़ और उच्च की बस्तियों से दूर रही होगी। इन सब का केवल अंदाजा इसलिए लगाया गया है क्योंकि 100 साल में अब तक इस इलाके में केवल 1/3 हिस्से की ही खुदाई हो पाई है। यानी कि अभी बहुत खुदाई बाकी है लेकिन मजबूरी वश रोकनी पड़ी है। अब वह भी कुछ कारणों के कारण बंद हो चुकी है और जिन इलाकों की खुदाई हुई है उनमें गढ़ और उच्च वर्ग की बस्ती के ही अवशेष मिले। तो मे भी शायद ये रीजन है कि जो हिस्सा खोदा नहीं गया वहां पर निम्न वर्ग के लोगों की बस्तियां मिल जाएं, ये भी हो सकता है। तो अभी खुदाई रोक दी गई है, शायद भविष्य में कभी शुरू हो तो हमें पता चले कि उस पानी, सिंधु नदी के पानी को के रिसाव को रोका जा सके और खुदाई आगे की जा सके। ये हम सिर्फ एक सोच रख सकते हैं अच्छी सी। प्रश्न संख्या 14 है, लेखक को मोहनजोदाड़ो में राजस्थान की याद क्यों आई? क्योंकि वहां का वातावरण बिल्कुल राजस्थान के वातावरण जैसा है। कड़ी धूप, रेगिस्तान, गर्म तपती जमीन, इस तरीके का पूरा वहां का एटमॉस्फेयर वैसे ही है जैसे राजस्थान का है। लेखक को मोहनजोदाड़ो का इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता लगा। यहाँ केवल रेत के टीले की जगह खेतों का हरापन है, बाकी यहाँ वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी। दिन में ज्यादा गर्मी, रात में ज्यादा ठंड। परंतु यहाँ की धूप का मिजाज राजस्थान की धूप से अलग है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधी आती है। यानी कि उस धूप में हम देख सकते हैं लेकिन इस धूप में हमारे लिए देखना मुश्किल है। मोहनजोदाड़ो की गलियों या घरों में लेखक को राजस्थान का ख्याल आ गया क्योंकि राजस्थान और सिंध, गुजरात की दृश्यावली एक सी है। और भी कई चीजें हैं जो मोहनजोदाड़ो को राजस्थान से जोड़ जाती हैं, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती। तो काफी हद तक जो आज प्रेजेंट राजस्थान है, आप ऐसा ही एटमॉस्फेयर जो है आप कहाँ मान सकते हैं? सिंधु घाटी। ठीक है, लेकिन अभी का नहीं, अभी का, पहले का नहीं, क्योंकि पहले तो जो एजम्पशन लगाए जा रहे हैं वहां पे बहुत हरियाली थी, खेती थी, पानी था, सब कुछ था। हम एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। राजस्थान जैसा है उसी तरीके से एट प्रेजेंट जो है मोहनजोदाड़ो की परिस्थितियां हैं। प्रश्न संख्या 15 है, बौद्ध स्तूप से किस तरह दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिला? अब ये आप सभी को पता है कि वहां पे बौद्ध का स्तूप था और फिर उसी की खुदाई के नीचे ये पूरा जो है राखलदास बनर्जी को पूरी सभ्यता मिली है ना, वही आपको बताना है। मोहनजोदाड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप था। यह बौद्ध स्तूप 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर बनाया गया। अब 26 सदी पहले यानी कि अब जाहिर सी बात है ये सम्राट अशोक के टाइम पे बना होगा। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। 1922 में जब राखलदास बनर्जी यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे, इस बौद्ध स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो उन्होंने पाया कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं, यानी कि ईसा से पहले के निशान हैं। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ तो यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। इस खोज से दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिला। तो भारत जो कह रहा था, राखलदास बनर्जी ने जो ये चीज बोली थी कि यहाँ पर ईसा पूर्व एक प्राचीन सभ्यता है, तो उसे एक वैज्ञानिक आधार मिला जब जॉर्ज मार्शल ने इसे प्रमाणित किया। इस स्तूप को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। तो ये भारत का ही एक पुराना लैंडस्केप है, ये माना जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एट प्रेजेंट वो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान अभी अलग देश है, लेकिन पहले तो भारत का ही हिस्सा था। और 1922 में जब इसकी खोज की गई तब तो ये भारत ही था, पूरा पाकिस्तान नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं। तो ये भारत की ही प्राचीन सभ्यता है, हिंदू घाटी सभ्यता, ऐसा माना जाता। तो ये था हमारा आखिरी अध्याय जिस पर आधारित हमने आज कुछ प्रश्नों को देखा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक। तो अभी हमारी सेकंड बुक के जो है वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हुए। अब सवाल उठता है कि अब क्या,
अब हम शुरू करेंगे अपनी थर्ड बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के जो अध्याय हमारे क्लास 12th में आ रहे हैं उन अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के, क्योंकि इन अध्यायों से आपके पास में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों तरह के प्रश्न आएंगे। इसलिए जितने प्रश्न बन सकते हैं मैं उन सभी को आपके सामने लाने का प्रयास कर रही हूं। और अध्याय समझने की जहां तक बात है तो अभिव्यक्ति और माध्यम के अध्याय मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, तो उन्हें जरूर देखिए। चलिए मिलते हैं जल्दी ही आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के साथ। ठीक है, तो फटाफट तब तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और अगर कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।